और खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर आज जो राज्यसभा में जमकर घमासान हुआ उससे। दरअसल खड़गे ने अलवर की एक रैली में दो विवादास्पद बयान दिए थे जिस पर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी ने कांग्रेस और खड़गे से उनके बयान के लिए माफी की मांग की है। राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अपने अभद्र बयान पर खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी की मांग का खड़गे पर ऐसा कोई असर होता हुआ दिखा नहीं। खड़गे ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी। खड़गे ने कहा कि उन्होंने ये बयान संसद से बाहर दिया है। साइड दी हाउस है, जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और आइए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की वो दोनों बयान सुनवाते हैं जिसे लेकर आज राज्यसभा में इस कदर हंगामा बरपा। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। सरकार क्या कर रही है ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। तो वहीं विवादित बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी खड़गे पर और कांग्रेस पर निशाना साधा। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस जो है वो आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है। उसके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पे चला जा रहा है और उसी का नतीजा है कि शब्दों का टोटा और कुत्ते बिल्ली का लोटा बन गई है कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय राय के बयान को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल अजय राय ने कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर सोनभद्र में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा तंज कस दिया। ईरानी ने ट्वीट करके लिखा, सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर नहीं भागोगे, डरोगे तो नहीं। अब अजय राय अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। अजय राय ने कहा है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है। एक हमारे आम चलन की भाषा है गिरीश जी कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं। झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? तो वहीं अपने ऊपर अभद्र टिप्पणी के बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के कल्चर पर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर गांधी खानदान को पसंद है अभद्र भाषा, तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा? उनको तो तमगा पाने के लिए गांधी खानदान से अगर ऐसी टिप्पणियां करके ही तमगा पाया जा सकता है तो ये विषय गांधी खानदान के संस्कारों का है। और कांग्रेस नेताओं के बयान पर क्यों मचा है बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57।
और अब बात करेंगे मार्केट की। आज शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी रही। सेंसेक्स 104 पॉइंट गिरकर 61,702 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 35 पॉइंट गिरकर 18,385 पर बंद हुआ। आज एनर्जी, आईटी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बाजार का वैल्यूएशन हाई है, ये कहना है हिलियोज इंडिया के दिनशा ईरानी का। उनके अनुसार अभी महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बरकरार है, इसलिए चुनिंदा शेयरों पर फोकस करना सही है। अगले साल एटलीस्ट पहले हाफ के लिए एक तो इंटरेस्ट रेट्स हाई पे रहेंगे, इन्फ्लेशन भी कुछ कम होते हुए नजर नहीं आ रहा, इट विल रिमेन एट दोज लेवल, सस्टेन करेगा थोड़ा बिफोर फॉलिंग ऑफ। तो हमें ये लग रहा है, और ये बाय द वे एक चीज समझ लीजिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हाई वाले, लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पिछले 13-14 साल से था, तो उसके चलते जो वैल्यूएशंस थे वो काफी हद तक खिंच गए थे, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैल्यूएशंस नॉर्मली गो अप, राइट, एंड हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैल्यूएशंस गो डाउन। हमें तो ये लगता है कि ये स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा, और वहां पे भी जिन्होंने ये सिनेरियो पहले देखे हैं, अभी मैं जैसे बोला 13-14 साल से इंटरेस्ट रेट गिर ही रहे हैं, तो शायद ही आपको ऐसे मार्केट में इतने दिग्गज मैनेजर मिले जो जिन्होंने ये राइजिंग इंटरेस्ट रेटों में मैनेज किया होगा फंड, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा। और एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज खुल रहा है। निवेशकों के पास 22 दिसंबर तक आईपीओ को सब्सक्राइब करने का मौका रहेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 475 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इश्यू प्राइस 234 से 247 रुपए तक रखा गया है, तो वहीं कंपनी का मार्केट कैप 1225 करोड़ का है। आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को होगी। 60 शेयरों का एक लॉट होगा। रिटेल निवेशकों को कम से कम एक लॉट तो खरीदना होगा, जिसकी वैल्यू 14,820 रुपए होगी। अधिकतम 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यू 2 लाख के करीब करीब है। और 2022 अलविदा कहने को है। बाजार ने इस साल कुछ खास नहीं किया, सारी उम्मीदें टिकी हैं अब अगले साल 2023 में चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में क्या कहते हैं ब्रोकरेज, बाजार को लेकर क्या है उनकी राय, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो 2022 का तो अंत होने वाला है, लेकिन 2022 के बाद अब 2023 के लिए जानकार क्या मान रहे हैं, किस तरह से इंडेक्स की चाल रहने वाली है, निफ्टी क्या रेंज बाउंड रहेगा, बियरिश व्यू रहेगा या फिर तेजी रहेगी, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से व्यूज आते हुए दिखाई पड़े, और एक एक करके वो सब आपकी स्क्रीन पे कंपाइल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं बार्कलेज के नंबर्स के साथ। बार्कलेज का मानना है कि अगर मंदी आई तो ग्लोबल बाजारों में करीब करीब 10% तक की गिरावट आते हुए दिखाई पड़ सकती है, और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शायद थोड़ा सा प्रेशर वहां बनता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा मानता है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, और इन महंगे वैल्यूएशन के मद्देनजर मार्केट्स के अंदर जो ट्रेड्स रहेंगे वो थोड़ा सा गिरावट के तौर पे ही रहेगा। तो 2023 में उनका मानना है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा के बाद गोल्डमैन सैक्स मान रहा है करीब करीब 20,500 तक का इंडेक्स का एक लेवल दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, यानी कि ठीक एक साल बाद उनका मानना है कि 2000 पॉइंट की और बढ़त यहां से इंडेक्स में देखने को मिल सकती है अगले एक साल के दौरान। जेफरीज मान रहा है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं बाजार के, लेकिन वैल्यूएशन महंगे होने के बावजूद भी जो ट्रेड रहेगा वो रेंज बाउंड ही रहेगा, यानी कि 17,500 से लेके 19,500 की रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है 2023 के दौरान। अब कुछ बुलिश साइड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के ऊपर एक ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करता है जूलियस बेयर, और उनका मानना है कि सेंसेक्स में जो तेजी है वो 70,000 के आंकड़े तक लेकर जा सकती है, यानी कि अभी भी पोटेंशियल अपसाइड इंडेक्स के अंदर जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग नोट जो है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया, जिन्होंने माना है कि बुल केस में सेंसेक्स करीब 80,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बेयर केस में करीब करीब 52,000 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं, और बेस केस में करीब करीब 68,500 तक के लेवल्स जो हैं वो इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल जानकार मान रहे हैं कि शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे, कुछ वैल्यूएशन महंगे रहे, लेकिन अगर बाजार चलता है तो निफ्टी के लिए आप 20,500 और सेंसेक्स के लिए करीब करीब 80,000 तक के जोन्स भी शायद आने वाले समय में आते हुए दिखाई पड़े। और सेबी की अहम बोर्ड बैठक होगी, जिसमें बायबैक के नियमों में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। क्या है सेबी बोर्ड बैठक का एजेंडा, बताएंगे यतिन मोता। यतिन, बताएं सबसे पहले तो किस चीज पर चर्चा होगी, क्या संभावना है? सबसे पहले बायबैक। देखिए बायबैक में काफी सारे नियम हैं।
एक परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ आप खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट का बायबैक हो सकता है, एक टैक्सेशन की इशू है क्योंकि सरकार ने अब ओनस डाल दिया है कंपनीज पे और इंडिविजुअल्स पे कि बायबैक पे आपको किस हिसाब से टैक्स देना है, क्योंकि डिविडेंड पे भी अब आपको डायरेक्टली टैक्स देना हो रहा है। तो बायबैक में आप काफ़ी सारे अहम बदलाव देख सकते हैं। ओपन मार्केट बायबैक जब होता है तो शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ज़्यादा होता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। तो सेबी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। के मिस्त्री जो हैं इन्होंने, इनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट भी सबमिट की है बायबैक्स के ऊपर। तो यहाँ आप काफ़ी सारे बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आपको दिख सकता है आईपीओ की टाइमलाइंस में। देखिए, जब एक कंपनी आरएचपी अपना फाइल करती है सेबी के साथ तो लगभग 60-70 वर्किंग डेज लग जाते हैं उसको क्लियर करने में। तो वो टाइमलाइन शायद सेबी कट करेगी और एग्रेसिवली कट करेगी, शायद 1 हफ्ता 10 दिन भी उसको कट करके रख दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आईपीओ का लॉन्च जो है फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग काफ़ी नज़दीक आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और दूसरे काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, जैसे किस टाइप की कंपनीज बायबैक कर सकती हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए, मटेरियल इवेंट्स पे डिस्क्लोजर कैसे होने चाहिए, जो ब्रोकर के अकाउंट में मार्जिन पड़ा होता है, क्लाइंट अकाउंट का मार्जिन पड़ा होता है, उसको किस हिसाब से और सेग्रीगेट किया जाए। तो काफ़ी सारे अहम पहलू हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाजार देखेगा वो है बायबैक में नियमों में बदलाव और आईपीओ की टाइमलाइन किस हिसाब से भी अब रिवाइज करके सेट करते, कितना फास्ट वो डिसीजन लिया जाता है, इस पर नजरें रहेंगी। और सरकार हाईटेक खेती को बजट में बढ़ावा दे सकती है। इसके लिए हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एग्रीकल्चर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20% ज्यादा फंड मिल सकता है। इस खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, अगले बजट में एग्रीकल्चर में रिसर्च और इनोवेशन पर किस तरीके का फोकस हो सकता है सरकार का? दरअसल अगले बजट में सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस करने जा रही है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें ऐसी तकनीक पर खास फोकस किया जाएगा जो वाकई में अनूठी तकनीक होती है, जो गहरे रिसर्च के साथ बनाया जाता है। और ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ खास चुनिंदा सेक्टर पर ही फोकस किया जाएगा इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर तकनीक के इस्तेमाल को लेकर के। उनमें से एक सेक्टर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो खेती में या फिर हाईटेक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए खास ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो बजट के प्रावधान होते हैं, आवंटन होते हैं, उसमें करीब 20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जो खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीनों की मैपिंग के लिए जिन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, उनमें नई नई खोज को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास प्रावधान किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी फंड जो है वो बढ़ सकता है। और जो 20% की बढ़ोतरी कह रहा हूं, तो उसके साथ मान के चलिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत फंड की बढ़ोतरी की जाएगी और कुल बजट ये बढ़ करके करीब 7,800 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रॉपर्टी रद्द करने पर घर खरीदारों को जीएसटी रिफंड मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। एक बार फिर से लक्ष्मण जी बताएं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर आपके पास? दरअसल जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि जीएसटी कानून 2017 के एक प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव करते हुए ये प्रावधान किया जाएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है, तो जो जीएसटी चुकाया जाता है खरीदार की तरफ से, वो जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। इससे एक बड़ी राहत ऐसे घर खरीदारों को मिलने जा रही है जो घर खरीदार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर तो खरीद लेते हैं, खरीदते वक्त अपना पैसा भी चुका देते हैं बिल्डर को, पैसा का साथ जाहिर तौर पर जीएसटी भी चुकाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री से पहले अगर वो अपने घर को कैंसिल करते हैं तो बिल्डर से पैसा तो उनको उनकी शर्तों के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन जो जीएसटी चुकाते हैं वो नहीं मिलता है। अब वो जीएसटी रिफंड भी मिलेगा, वो जीएसटी रिफंड बिल्डर से नहीं मिलेगा, वो सीधे वित्त मंत्रालय से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर जो घर खरीदार है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, तो रिफंड कैसे मिलेगा? तो इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्द एक गाइडलाइन जारी होने वाली है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे आप रिफंड पा सकते हैं। फिलहाल अभी क्या होता है कि अगर कोई आप घर खरीद रहे हैं, मान लिया जाए पिछले साल आपने दिसंबर में या पिछले कारोबारी साल में कोई घर की बुकिंग करा ली, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और उसकी पेमेंट भी आपने कर दी
और आज चल करके 20 दिसंबर को आपने क्या किया, घर को कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब भी आपने कैंसिल कर दिया। तो बिल्डर आपका रिफंड तो कर देगा, लेकिन आप जो जीएसटी चुका है तो रिफंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर तक उनको क्रेडिट नोट जारी करना होता है। 30 नवंबर के बाद चूंकि आप 20 नवंबर को कैंसिल करा रहे हैं तो बिल्डर क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता, जाहिर तौर पर आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद जीएसटी रिफंड आपको मिल जाएगा, सरकार की तरफ से मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय 24 दिसंबर को गाइडलाइंस जारी कर सकती है। पॉलिसी का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर सरकारी गाइडलाइन की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो क्या कुछ मिल रही है आपको? देखिए, बदलते वक्त के साथ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है बन गए हैं। ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, इनकी लाखों की संख्या में फॉलोअर होते हैं। ये लगातार बीच बीच में से अपने ब्रांड्स जो है वो प्रमोट जो है वो करते रहते हैं, लेकिन ये अपने जो फॉलोअर्स उनको ये नहीं बताते कि इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने किसी तरह के कोई पैसे जो है वो लिए हैं। इनके लिए कोई भी नियम कायदा कानून जो है वो नहीं है, लेकिन सरकार अब इनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जब सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार जो है 24 दिसंबर को इनके लिए गाइडलाइंस जो जारी कर सकती है। इस गाइडलाइन जारी होने के बाद जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पहले ही एक डिस्क्लेमर जो देना पड़ेगा, उनको अपना ब्रांड के साथ एसोसिएशन जो बताना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसे लिए हैं या किस तरह का गिफ्ट लिया है या कोई और मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो लिया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो सकती है। उनके खिलाफ जो सीसीपी के अंदर शिकायत जो है वो की जा सकती है और सीसीपी इनके ऊपर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जो लगा सकता है। तो सरकार ने इन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है इन पर नकेल कसने की तैयारी जो है वो कर लिया और 24 दिसंबर को इसको लेकर के गाइडलाइन जो सरकार जारी कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे मिलेट्स खाने पर पीएम मोदी ने दिया सांसदों को। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को मोटा अनाज खाने और इसे प्रमोट करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने से किसानों की कमाई तो बढ़ेगी ही, पोषण की कमी भी दूर होगी। दरअसल आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में और इसमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हुए थे और उन्होंने सांसदों को मोटे अनाज को प्रमोट करने की सलाह दी। इसके अलावा कृषि मंत्रालय ने सभी सांसदों के लिए मोटे अनाज का भोज भी आज रखा था, जिसमें सभी सांसद शामिल हुए। G20 समिट में मोटे अनाज की डिशेज को भी परोसे जाने की बात हुई है। अगले साल इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया जाएगा। इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो मनाने जा रहा है 2023, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उन्होंने आग्रहपूर्वक विषय हमारे सामने रखा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 2 विषयों में 2 आयाम दिया। एक तो मिलेट से जो पोषण अभियान चल रहा है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हो नहीं रहा था, तो इसके बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ। इसका फार्मर्स का भी लाभ होगा। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच भी रखा है, बहुत एमपीज को इंक्लूडिंग मी, छोटे किसान के लिए इसका लाभ होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।